नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको जो टॉपिक दे रखे हैं उन पर आधारित प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति बल और यंत्र, इस पर आधारित कुल 140 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट में अभी तक हम 30 प्रश्न जो है वो देख चुके हैं। पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी चैप्टर मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति बल, यंत्र का पार्ट देखेंगे दूसरा, जिसमें हम 31 के आगे के प्रश्नों को जो है वो देखेंगे। इससे पहले मापन जो है ये टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। तो आज से जो हमारे प्रश्न स्टार्ट होंगे वो हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है विद्युत धारा, इस पर बेस्ड हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा जो हमारा टॉपिक है वहां से हमारे प्रश्नों को। प्रश्न आपका है, यदि संयोजन तार जो है वो नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज जो है वो किया जा सकता है? रबड़ की पेटी का, या लकड़ी की छड़ का, या फिर ब्लेड का, या फिर कागज की पट्टिका का? बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किसका यूज जो है वो किया जा सकता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। आप समझ रहे हैं कि रबड़ की पेटी तो बिल्कुल नहीं होगा और कागज की पट्टिका बिल्कुल नहीं होगा। लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, बचेगा सी वाला ऑप्शन। तो ब्लेड आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लकड़ी जो है वो कुचालक होती है। कुचालक का मतलब है उसमें विद्युत धारा जो है वो नहीं प्रवाहित होती है। तो पूछा गया इसका रीजन क्या होता है, लकड़ी कुचालक क्यों होती है? क्योंकि उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लकड़ी कुचालक होती है इस क्योंकि उसमें जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। यही रीजन होता है उसके कुचालक होने का। अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्न कि किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित जो है वो होता है? बताइए। पहले ही इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे दिया है, जो कि सबसे लास्ट में दिया जाता है। तो संवेग, द्रव्यमान, आवेश, इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अगर बात करते हैं कि किरचॉफ का नियम जो है वो होता क्या है, तो किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल, जिसे हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं, ईएमएफ, तो विद्युत किसी भी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग होता है वो उसी परिपथ के प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का विभवांतर का नियम होता है। अब पूछा यहाँ पर इनमें से गया है कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका आवेश जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मैंने जो किरचॉफ का नियम बताया वो ना विभवांतर से संबंधित बताया। यहाँ पर किरचॉफ का धारा नियम पूछा गया है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है उसी को किरचॉफ का धारा नियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये होता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराएं होती हैं, उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक लाइन आप याद रख सकते हैं। आंसर यहाँ पर डी वाला आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्व है, ये आपको बताना है। उसका गलनांक, उसकी विशिष्ट प्रतिरोध, उसमें बहने वाली धारा, या फिर सभी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। आपका ये सभी हो जाएंगे। गलनांक देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फ्यूज जितना ज्यादा लोड पड़ता है जब, तो फ्यूज क्या होता है, गल जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट जाती है। इससे आपके जो घर के उपकरण होते हैं वो फूकने से बच जाते हैं। तो गलनांक तो इम्पोर्टेंट है, वो तो सबसे ज्यादा है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलग अलग जो उपकरण होते हैं उनके लिए अलग अलग ये डिसाइड है। तो विशिष्ट प्रतिरोध भी है, साथ ही साथ उसमें बहने वाली धारा भी, क्योंकि जब दो ही ऑप्शन सही है तो आप क्या कहेंगे, डी वाला ऑप्शन, ये सभी जो है यहाँ पर सही होगा। 35 प्रश्न कह रहा है कि अमृता जो है कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है,
परिपथ को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए कुछ पदार्थ हैं उसमें किसका यूज जो है वो कर सकती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। सेम प्रश्न ऐसे ऊपर भी आया था पर यहाँ पर एक कहानी के तौर पर पूछ लिया गया है और वहां डायरेक्ट पूछ लिया गया था। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कांच तो बिल्कुल नहीं होगा, रबड़ बिल्कुल नहीं होगा, धागे में होगा नहीं, बचा एक ए ऑप्शन, स्टील का तार जो है सही हो जाएगा। ऊपर जो ऑप्शन था वो ब्लेड करके था। 36 प्रश्न देखते हैं कि घरों में विद्युत मीटर में दिखाए जाने वाले जो यूनिट हैं वो जो है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा जो है वो सही होगा। तो बिल्कुल आपका किलोवाट घंटा जो है आपका सही हो जाएगा। कहते नहीं कि आपके यहाँ कितने किलोवाट कनेक्शन है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो वही जो घरों में विद्युत मीटर होता है ना, वो आपका इसी के अंतर्गत ही आप यूनिट जो है वो काउंट करते हैं। 1 यूनिट इतना हो गया। कैसे काउंट होता है, जैसे कि कोई 100 वाट का बल्ब है तो अगर उसे आप 10 घंटा जला देंगे तो वो 1000 वाट जो है उसके बराबर बिजली खर्च करेगा और 1000 वाट का मतलब है 1 यूनिट आपका हो गया। तो उसी बेस्ड पर आप यूनिट भी जो है वो आपके घर में काउंट होता है। 37 प्रश्न है कि घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर यूज किया जाता है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। एलईडी बेहतर है। प्रश्न देखिए, प्रश्न नॉर्मल यही पूछा गया है कि कौन सा सही है और कुछ नहीं पूछा गया, इसीलिए मैंने स्क्रॉल कर दिया। अब पढ़िए यहाँ पर चारों को और बताइए कौन सा जो है वो सही है। एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं, दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है। और सीएफएल बेहतर है, चौथा कह रहा है। बताइए कौन सा सही होगा। अब आप भी जान रहे हैं, देखिए पहले सीएफएल चलते थे, फिर बाद में अब एलईडी का वितरण होने लगा। सरकार ने कितने सस्ते सस्ते एलईडी उपलब्ध करा दिए, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा कि एलईडी जो है वो बेहतर है। क्योंकि जो सीएफएल होता है उसमें विषैले पदार्थ जो है वो होते हैं। और ये जो सीएफएल है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। फ्लोरेसेंट की स्पेलिंग होती है FLUORESCENT। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इसकी फुल फॉर्म होती है और एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। 38 नंबर प्रश्न है कि जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित जो ऊष्मा है उसकी मात्रा इसके किस पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पदार्थ, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन पर जो है वो डिपेंड करता है। 39 प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। आश्रित जल, सिरका, नींबू का रस या फिर लवण जल। बताना आपको ये है इनमें से कौन सा विद्युत का चालक जो है वो नहीं है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। तो आंसर की बात करते हैं फिर, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो विद्युत का जो चालक नहीं है वो आपका है यहाँ पर आश्रित जल। ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। और सिरका, नींबू का रस, लवण जल ये सभी जो है आपके हैं। अब सवाल ये उठता है कि विद्युत का चालक आश्रित जल जो है वो क्यों नहीं होता है। एक्चुअल में जो वर्षा का जल होता है, नॉर्मल जल आप कहेंगे, तो वर्षा के जलों में जो घुलित लवण होते हैं ना उसके कारण उनमें आयन उपस्थित होते हैं जो कि उसे विद्युत का चालक या विद्युत का सुचालक जो है वो बनाते हैं। और जो आश्रित जल होता है इसमें कोई भी प्रकार के आयन जो है वो नहीं होते हैं। यही रीजन होता है कि विद्युत का चालक जो है वो नहीं होता है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं। सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, आसुत जल, इस टाइप से दे रखे हैं 4 पॉइंट। और नीचे जो है आपको ऑप्शन भी जो है वो दे रखे हैं, जैसे सी डी, बी सी, ए सी डी और ए और सी। बताना है आपको इनमें से कौन कौन सा जो है वो सही होगा।
आंसर की बात करते हैं कौन कौन सा सही होगा, तो आपका ए वाला यानी कि सिरका वाला, और लवण का विलयन सी वाला, ए और सी वाला सही है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा गया था विद्युत के चालक के रूप में जो है, तो ये और ये वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चारों को पढ़िए। हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन ए बी सी या डी में से आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य जो है वो नहीं है। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। आप कहेंगे किसी भी विद्युत परिपथ में सुरक्षित जो प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, ये पहला वाला ही आपका जो है यहाँ पर गलत दे रखा है। और गलत इसलिए न्यूनतम सीमा क्योंकि अधिकतम सीमा होती है, इसलिए बी वाले और सी वाले डी वाले ये सभी जो है आपके सही हैं। बाकी सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, बिल्कुल लगाए जाते हैं। और यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर ये उड़ जाता है। मैंने अभी आपको बताया अभी, जिससे जो है आपके जो घर के उपकरण है वो फूकने से जो है वो बच जाते हैं, इसीलिए लगाया जाता है फ्यूज। 42 नंबर प्रश्न आपका है कि दिए गए परिपथ में सेल में प्रवाहित धारा आई है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका 0 है, और यहाँ पर आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है कौन सा इनमें से सही होगा। यहाँ पर आपको धारा ही निकालनी, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ना कि दिए गए परिपथ में सेल में प्रवाहित धारा आई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसके अकॉर्डिंग तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं 2 ओम आमने सामने दे रखा है, इसको आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में क्या होता है, फॉर्मूला 1/, के फॉर्म में होता है, 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम, इस टाइप से। तो आधा इधर है, आधा इधर है, आधा आधा एक होता है, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध कितना निकल कर आएगा, 1 ओम निकल कर आएगा। अब जो ये यहाँ से निकल कर आया है, इसको आप इसके से समांतर में था वो तो आपने निकाल लिया। तो अब जो निकल कर आया यहाँ से 1 ओम, इस 1 ओम का और इस 2 ओम को अब एक श्रेणी में आ गया है, तो श्रेणी क्रम में लगा देंगे। और श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो प्लस सीधे सीधे करते हैं, बटे में नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रतिरोध है वो आपका 3 ओम, तुल्य प्रतिरोध आप कहेंगे, वो 3 ओम जो है वो निकल कर आ जाएगा। वोल्टेज देखिए तो 6 ऑलरेडी मान आपको दे रखा है, और फॉर्मूला आप जानते हैं V बराबर आई आर होता है। अब यहाँ पर V का मान दे रखा है 6, आई का मान जो है आपको निकालना है, आर का मान आपका 3 है। अब ये आर जो है यहाँ रख भी सकते हैं आप, डायरेक्ट 3 से काटेंगे इस 6 को तो 3 दूना 6 होता है। आई का मान 2 आ गया, यानी कि 2 एम्पियर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी वाले ऑप्शन में जो है वो दे रखा है। इस टाइप से आप प्रश्न को कर सकते हैं। इस चित्र को लेकर कंफ्यूज ना होइएगा, कुछ नहीं करना होता है, केवल अगर इस टाइप से आमने सामने आपके प्रतिरोध हैं तो पहले उसी क्रम में चलते हुए इन प्रश्नों को करते हैं। जैसे आमने सामने तो पहले समांतर क्रम में लगाएंगे, फिर जो रिजल्ट निकल कर आया उसके साथ वाले जो हैं उन्हें जो है आप फिर श्रेणी क्रम में जो है वो जोड़ देंगे। अगला देखते हैं, घरेलू जो वायरिंग है उसमें भू तार का रंग जो है वो कैसा होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। लाल, हरा, काला या सफेद, बताना है आपको कौन सा सही होगा। यही प्रश्न मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है आपको बताएंगे। तो कौन सा सही होगा, आंसर की बात करते हैं, तो आपका हरा रंग जो है वो सही हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग। 44 प्रश्न आपका कह रहा है कि 3 तार जिनका प्रतिरोध आपको 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम दे रखा है और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ऐसा प्रश्न में पहले से ही लिखा गया है। तो बताना आपको यह है कि जो परिपथ है उसका तुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, केवल समांतर क्रम का जो सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही लगा देना है। और यहाँ पर R1 का मान देखिए 1 दे रखा है, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये R1 R2 R3 के मान रख दिया आपने, और वो उधर वाली वैल्यू 1/r में है, ये ध्यान रखिएगा। अब 3 2 1 का एलसीएम 6 होगा, 1 6 बार में जाएगा यानी 6 यहाँ आएगा,
2 यहाँ आ जाएगा, 2 नहीं, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 का जाएगा ना, तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 3 दूना 6 यानी कि 2 आएगा। 6 3 और प्लस 2 11 होगा, तो 11/6 होगा किसका मान, 1/r का मान। इसको मैं रफ करके लिख देता हूँ अलग से, क्या 1/r का मान होगा 11/6। पर प्रश्न में आपसे r पूछा गया है, तो r बराबर क्या होगा, जब 1/r का मान ये है तो r मतलब इसको पलट देना है, तो 6/11 ओम आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है। इसे कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। ये हमारे जो चैप्टर था ना इस पर, विद्युत धारा, इस पर चल रहे थे प्रश्न, ये अब हमारे समाप्त हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, जो है हमारा चुंबकत्व। प्रश्न पूछा गया है 45 की पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान जो है वो कितना होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 0 डिग्री जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। 46 प्रश्न कह रहा है कि दंड जो चुंबक होती है उसकी चुंबकीय क्षमता ध्रुव पर अत्यधिक होती है, मध्य पर कम होती है, दोनों कथन सत्य हैं, या फिर सभी स्थान पर समान होती है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन चारों में से, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा कि ध्रुवों पर ये जो है वो अत्यधिक होती है, जो दंड चुंबक है उनकी चुंबकीय क्षमता। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए क्षेत्र से, पूरा प्रश्न अब आपको दिख रहा होगा, तो बताना है आपको, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय आघूर्ण। कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। आंसर की बात करते हैं, इसी पर बेस्ड मैंने आपको पिछले वाले जो 30 प्रश्न कराए थे उसमें बताया भी था इसका मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, डब्ल्यू बी से डब्ल्यू और बी, इससे जो है हम इसे एक चिन्ह के रूप में आप कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं, और एसआई मात्रक होता है इसका वेबर। सीजीएस मात्रक इसका मैक्सवेल होता है। अगला देखते हैं 48 प्रश्न की किस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको कि कौन सा इनमें से सही होगा। चुंबकीय पारगम्यता जो है वो अधिकतम इनमें से किसकी होती है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो लौह चुंबकीय आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये जो लौह चुंबकीय है इसे हम फेरोमैग्नेटिज्म इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय है इसे हम डायामैग्नेटिक कहते हैं, अनुचुंबकीय को हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अब देखिए, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को, जैसे लोहे की चीज को खींच रहे हैं आकर्षित करने की, उनकी क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगर प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय इन दोनों की बात करें तो इनका अगर कंपैरिजन करेंगे तो इनमें होती है तो कम होती है, और साथ ही साथ आप ये भी कहेंगे कि ये स्थायी चुंबकत्व नहीं देते हैं, इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं। और लौह चुंबकीय जो है इनका गुण प्रदर्शित करने वाले जो तत्व हैं आप कह सकते हैं, पदार्थ हैं, जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस टाइप से जो है आप एग्जाम्पल भी इसको याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 49 प्रश्न कि नाल चुंबक का भंडारण करते समय इसके ध्रुवों के संपर्क में रखना चाहिए। लकड़ी का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, सोने का तार, कांच का टुकड़ा, इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो बताइए कि नाल चुंबक का भंडारण करते समय इसके जो ध्रुव हैं उनके संपर्क में रखना चाहिए लकड़ी का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, सोने का तार या कांच का तार। आंसर की बात करते हैं तो आपका लोहे का टुकड़ा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 प्रश्न आपका कह रहा है कि चुंबक अपने गुण खो देते हैं, ऊंचाई से अगर गिर जाएं तब, गर्म करेंगे तब, हथौड़े से पीटेंगे तब, या फिर सभी। तो इस टाइप से आसानी से प्रश्न को आप पहचान लेंगे कि ऊंचाई से गिरेगी तब भी नष्ट होगी और गर्म करने पर भी नष्ट होती है, तो आपका डी वाला ऑप्शन ही सही होगा यहाँ पर, क्योंकि हथौड़े से पीटने पर भी चुंबक अपना गुण जो है वो खो देते हैं। उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 51 प्रश्न आपका कह रहा है कि एक धारा प्रवाह में समर्थ चालक पर लगने वाले बल की दिशा का जो निर्धारण है वो कैसे होगा यदि जो चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो।
दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा, कार्क के स्क्रू नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ये जो यहाँ पर स्थिति दे रखी है उसके अकॉर्डिंग फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। यह हाई स्कूल इंटर के लेवल पर आपके कोर्स में भी होगा यदि आपने पढ़ा है। धारा प्रवाह में समर्थ चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण जो है उसके संदर्भ में। 52 प्रश्न कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र रखा है और ये कहा जा रहा है कि वह मार्ग जिस पर उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहता है, या फिर वह मार्ग जिस पर मुक्त लौह कण गति करते हैं, या फिर वह मार्ग जिसकी तरफ चुंबकीय सुई मुड़ती है, या फिर वह मार्ग जिस पर रेखा खींची जा सकती है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसके संदर्भ में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वह मार्ग जिस पर उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहता है वो हम आपका कहेंगे कि एक चुंबकीय क्षेत्र रखा है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 53 कि चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं कि क्षण चुंबक के, डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे चलिए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उसी के साथ साथ ये भी जान लेंगे कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको यहाँ पर सही नहीं वाला कथन जो है वो छांटना है चुंबकों के विषय में। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे कि आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, ये वाला कथन सही जो है वो नहीं है, और यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। बाकी सभी पढ़ लीजिए एक बार कि क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर विलीन हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। चुंबकों के सजाती ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है। जैसे ये एक पर्टिकुलर चुंबक है, इसका जो ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा, ये एक दूसरे को बाहर की ओर धकेलेंगे, इसे कहते हैं। जैसे अगर एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो दूसरी वाली चुंबक अगर आप लीजिए तो एक ही साइड के अगर आप देखते हैं ना चुंबक भागती है, बस वही चीज यहाँ पर चौथे वाले पॉइंट में जो है वो कहा गया है। 54 प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण जो है वो क्या है, लोहा, स्टील, चुंबक पत्थर या सभी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन चुंबक पत्थर जो है वो सही होगा। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है जो है ये आपका हो जाएगा। 55 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है वो नहीं है। नहीं पूछा गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बताइए वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस, वेबर, टेस्ला, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आप कहेंगे वेबर जो है वो यहाँ पर सही होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। मैंने अभी बता भी दिया किसका मात्रक है जब चुंबकीय फ्लक्स वाला ऊपर प्रश्न आया था। बाकी सभी जो है आपके इसके मात्रक हो जाएंगे। 56 प्रश्न कह रहा है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदु जो है उस पर एक दूसरे को काटती हैं, या फिर उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव जो है उनके निकट काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, या चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे एक दूसरे को कभी भी जो है वो नहीं काट सकती दो चुंबकीय बल रेखाएं। ये कैसे चुंबकीय बल रेखाएं बनाई जाती हैं आप देखेंगे तो इस टाइप से बीच में चुंबक रखी जाती है, जिसके एक तरफ दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव इस टाइप से अलग अलग रहते हैं। उसके बाद वो होता है जिसमें जो दिशा हमें कह सकते हैं बतलाता है, तो उसी में ही आप देखेंगे कुछ इस टाइप से आपकी चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो आप बनाते जाएंगे। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो आप कहेंगे कभी भी एक दूसरे को काटती जो है वो नहीं है। 57 प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। चुंबकीय ध्रुवों पर या भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, या फिर चुंबकीय निरक्ष पर। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका बिल्कुल चुंबकीय निरक्ष जो है वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58
कि वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, वो ताप जो है वो क्या कहलाता है? उत्क्रमण ताप, बॉयल ताप, क्यूरी ताप या केल्विन ताप? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे क्यूरी ताप जो है इसे हम कहते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। 59 प्रश्न है आपका, कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है, आपको बताना है। सोना, निकल, लकड़ी, मैग्नीज। ऊपर एक प्रश्न आया था लौह चुंबकीय वाला, वहां पर मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, समझाया भी था, आसानी से आप यहाँ पर छाट ले जाएंगे। इसमें चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका निकल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका लौह चुंबकीय हो जाएगा। हमारा जो चैप्टर चल रहा था चुंबकत्व वाला, वो भी हमारा समाप्त हुआ इन्हीं प्रश्नों में। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो गति स्टार्ट हो रहा है, पर हमने कहा था 60 तक हम प्रश्नों को देखेंगे, तो ये अगला 60 जो प्रश्न होगा वो हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इसके आगे के जो प्रश्न होंगे वो हम नेक्स्ट वाले जो इसके पार्ट होंगे उसमें जो है वो देखेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जो ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, कि गलत कथन आपको यहाँ पर जो है वो छाटना है। पहला कह रहा है प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। गलत छाटना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होती है, तो पहला बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति होती है। देखते नहीं आप, खींच देते हैं उसके बाद, तो वही चीज है, तो ये भी आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। और सी वाला कह रहा है कि सभी आवर्ती गतियां वर्तुल या वृत्ताकार गतियां होती है, तो सभी नहीं होती, तो आपका सी वाला ही गलत होगा, क्योंकि प्रश्न गलत कथन ही आपको पहचानना था। बस यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। और जो चौथा कह रहा है पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं जो कि आपका है तो मैथ का, पर फिजिक्स के अंतर्गत आपका जो इसी के बाद का हमारा जो टॉपिक है ना वो गति पर आधारित है, तो उसमें आपके न्यूमेरिकल भी हैं कुछ, तो थोड़ा बहुत अब मैथ की प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि साइंस के साथ मैथ भी आपकी आनी है। मैथ भी जरूरी है, इसलिए हम मैथ का प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इस समय की जो अवधि है उसमें बस कुल कितनी दूरी तय करती है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 22 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 24 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 28 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 20 किलोमीटर। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग का आंसर बिल्कुल सही जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।